अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं अपने चैनल एमएस हॉरर स्टोरीज पर आपके सामने मौजूद हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में मगन होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करें। दूसरा, अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ईमेल एड्रेस है, आप उस पर मुझे भेज सकते हैं। अच्छा, आज की ये स्टोरी है, ये हमसे किसी ने शेयर की है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये उनकी अपनी आप बीती है जो उनकी ज़ुबानी ही पेश करूँगा। ज़ाहिर पीर से बरास्ता रोड सादिकाबाद की तरफ सफ़र किया जाए तो रास्ते में सरदार गढ़ आ जाता है। अब तो हर तरफ छोटी बड़ी तारकोल की सड़कें बन गई हैं। पहले ये सड़कें नापेद थीं। ये कम अज़ कम 45-50 साल पहले की बात है। घने जंगलात की भरमार थी, इंसानी आबादी बहुत कम थी, वीरान इलाके बहुत ज़्यादा थे। हिंदू जिनको मुकामी लोग कराड़ कहते थे। कड़ाड़ों के मकान पुरस्कार किस्म के होते थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। बड़े बड़े सेठ हिंदू ही रह गए थे जो आज भी सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। उनके शमशान घाट जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था, कई मकानों और दुकानों पर मुसलमान काबूस हो गए थे। सर्दियों की एक शाम थी। मैं और मेरे मामू सड़क किनारे खड़े थे। एक पुरानी बस हमें उतार कर जा चुकी थी। हमने कुछ आगे अपने घर जाना था। चांद की 14 तारीख थी। हम खड़े सोच रहे थे कि आगे सफ़र जारी रखें या यहीं रात बसर करके सुबह अपने घर चले जाएं। कुछ मकानात जिनसे धुआं उठ रहा था, यानी वहाँ लोग खाना पकाने की तैयारियां कर रहे थे। इस इलाके में हमारी वाक़ियत भी नहीं थी, इसलिए हम मामू भांजे ने फैसला किया कि हम चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। हमें थकन तो थी मगर हम 2.5-3 कोस का सफ़र पैदल करने के काबिल थे। हम दोनों ने चलना शुरू कर दिया। ये 1965 की जंग से 2-3 साल पहले की बात है। उस वक्त गैर आबाद ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। फूह का आलम तारी रहता था। हम पैदल सफ़र करते करते जलालपुर के करीब हो रहे थे। हमारे दाएं बाएं खजूरों के घने दरख्त मौजूद थे। सामने एक घने दरख्त वाला बाग नज़र आ रहा था। वहाँ मैंने एक अजीबोगरीब नज़ारा देखा जिसे देखकर मैं तो घबरा गया, लेकिन मेरे मामू बिल्कुल नहीं घबराए क्योंकि वो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे और ऐसे नज़ारों से उनका अक्सर वास्ता पड़ता रहता था। हमने देखा कि 1 दर्जन के करीब मिट्टी के दिए रोशन थे जो ज़मीन से 10 फुट की बुलंदी पर मुतहरिक थे। वो हमें दायरे की सूरत में घूमते हुए नजर आए। ये एक बड़ा पुरस्कार मंजर था जो हम दोनों मामू भांजे हैरत से देख रहे थे। फिर वो दिए एक लंबी कतार में बाग की तरफ बढ़ गए। वो जनाब जिन्होंने ये दिए उठा रखे थे वो हमें नजर नहीं आ रहे थे। बाग का लकड़ी वाला गेट उस वक्त खुला हुआ था। अचानक बाग के गेट से एक लंबा तिरंगा आदमी निकला और तेजी से हमारी तरफ आया और अचानक कुछ हाथों ने मुझे बाग की दीवार पर बैठा दिया और मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और टूटे हुए ईंटों पर जा गिरा। मैं हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। बाहर मेरे मामू खड़े थे। उन्होंने मुझे पूछा, तू कहाँ चला गया था? मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे मामू ने फ़ज़ा में बुलंद होकर दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा ये बात मैं मामू को न बताऊं ताकि वो परेशान ना हो। मैंने उनको टाल दिया कि मैं रफ़ा हाजत के लिए गया था। मामू चुप हो गए। इतने वो लंबा आदमी हमारे करीब आ पहुंचा। उसने अपने हाथ में एक थाल उठाया हुआ था जो एक रुमाल से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि ये शख्स जन्नत में से है। इसके दोनों कानों की लोएं इतनी लंबी थीं कि कंधे तक आ रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शोले बरसाती नजर आ रही थी। वो बिल्कुल अंगारे की तरह सुरख थी। मैं घबरा कर जमीन पर बैठ गया। वो सख्त लहजे में बोला, नीचे ना बैठ, खड़ा हो जा। मैं यकदम खड़ा हो गया। अचानक इस शख्स ने हाथ हिलाया तो करीब ही एक गधा मौजूद था। वो शख्स बोला, कोई और मौका होता तो हम तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाते, लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है, मैं कौम जन्नत में से हूँ।
मेरे बेटे की शादी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आज खुशी की रात है, तुम खाना खा के इस थाल को यहीं रख देना, साथ ना ले जाना। हमने जलालपुर के घरों से ये बर्तन उठाए हैं। सुबह होने से पहले हमें इन बर्तनों को वापस उसी जगह रखना है जहाँ से उठाकर लाए हैं। तुम लोग खाना खाकर इस गधे पर सवार होकर यहाँ से दूर चले जाना और वापस इस रास्ते पर हरगिज ना आना जहाँ से तुम्हें रोका जा रहा है, क्योंकि हमारी कौम में वहशी शरारत पसंद जनात भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बात, तुम लोग ये भी याद रख लो कि ये गधा जब अपनी गर्दन हिलाए तो फौरन नीचे उतर जाना, वरना बाद के नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये कौम जनात की सवारी है, और ये तुम्हें सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि तुम हमारे मेहमान हो, और हम लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आज हमारी खुशी की रात ना होती तो हम तुम्हें जलालपुर की दीवारों में चुन देते। मेरे मामू की तरफ इशारा करके बोला, ये आदमी बहुत मासूम है और हमें इसका चेहरा बहुत पसंद आया है। ये एक नेक और सीधा साधा बेलौस इंसान है। हम ऐसे इंसानों और उनके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम इस अच्छे आदमी के साथी हो, इसलिए हम तुम्हें भी नुकसान नहीं दे सकते। मैंने डरते डरते पूछा, है हमारे मोहसन, ये तो हमें बताइए, क्या ये गधा परवाज भी कर सकता है? वो बोला, हाँ, ये ऊपर भी उड़ सकता है, मगर जब तक तुम लोग अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच जाते ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग ज़मीन पर गिर सकते हो। ये तुम्हें पीठ पर बिठाकर नहीं उड़ेगा, बल्कि वापसी पर हमारे पास उड़ के आएगा। फिर उसने थाल मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कुछ नॉर्मल हो गया था। मैंने कहा, ए नेक जिन, क्या हम दूर से आपकी शादी की रस्मात देख सकते हैं? वो बोला, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, मगर करीब ना आना, हमारा सरदार भी मौजूद है जो शायद तुम्हें पसंद ना करे। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया। मैंने थाल से जब रुमाल हटाया तो उसमें चावल थे। चावलों की खुशबू ने हमें मैसूर कर दिया। जब हमने चावल खाने शुरू किए तो तबीयत खुश हो गई। बड़े लजीज चावल थे। थाल खाली करके हमने उसे वही वापस रख दिया। मैंने मामू से कहा कि आप यही बैठे, मैं ज़रा नज़ारा करके आता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और रास्ता बनाकर बाग के अंदर झांकना शुरू कर दिया। अंदर अजीब समा था, रोशनी ही रोशनी थी। मुझे वहां पर बहुत पुरस्रार चेहरे नजर आए, जिनके कानों की लुएं उनके कांधों को छू रही थी। एक बड़े तख्त पर बड़े सर वाला जिन बैठा हुआ था। हल्की हल्की मौसीकी थी। चंद लम्हों बाद मैं मामू के पास आ गया। मैंने मामू को सब कुछ बता दिया। मामू ने कहा, अब चलते हैं। मैंने कहा, जी चलते हैं। हम इस गधे पर सवार हुए और मैं सोच रहा था कि इस गधे को रास्ते का कैसे पता चलेगा, मगर मैं हैरान हुआ कि वो गधा सर झुकाए चलता रहा और वो उसी रास्ते पर चल रहा था जो हमारे गांव की तरफ जा रहा था। अचानक इस गधे ने अपनी गर्दन हिलाई। इससे पहले कि हम लोग नीचे उतरते, तेजी से इसका कद बढ़ने लगा। अब वो ऊंट के कोहान के बराबर ऊंचा हो गया था। ये देखकर हम परेशान हो गए। अचानक वो गायब हो गया और हम जमीन पर गिर गए। हमारी आफियत इसी में थी कि हम भाग कर वहां से निकल जाते। चुनाचा हम लोग बगैर रुके अपने गांव पहुंचे और घर जाकर दम लिया। ये बहुत पुरस्रार मनाजिर थे, इसलिए हमने किसी से उनका जिक्र नहीं किया। मैं चंद दिन मामू के यहाँ रहा। मेरे दिल में बहुत तजस्सुस था कि दिन की रोशनी में मुझे इस बाग को अंदर से देखना चाहिए। जब मैंने वापसी का प्रोग्राम बनाया, खाना खा के तकरीबन दिन के 11 बजे मैं और मेरे मामू वहाँ से रवाना हुए। मामू ने कुछ सफ़र मेरे साथ करना था। जब हम इस बाग के करीब पहुंचे तो मैंने मामू से कहा कि आप कुछ देर यहाँ किसी दरख्त के साए में बैठे, मैं ज़रा बाग का चक्कर लगा के आता हूँ। मामू ने कहा, दूर से इस जगह को देखना जहाँ जन्नात की शादी देखी थी, इसके करीब न जाना। यह जगह बारी होती है और जन्नात नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आते। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं दूर ही से वो जगह देख कर आ जाता हूँ। मैं बाग में दाखिल हो गया। मुझे सामने ही दरख्तों के नीचे एक चारपाई बिछी हुई नजर आई, जिस पर एक बड़े पेट वाला शख्स बैठा हुआ नजर आया, जो हाथों से खजूर का बान बट रहा था। उसने मुझे कहा, ओ बच्चे, क्या काम है?
मैं उसके करीब पहुंच गया और उससे हाथ में लाया। उसने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया और इधर देखने लगा जहां भी जुनाद की शादी देखी थी। इस आदमी ने मुझे कहा कि बच्चे कहाँ से आए हो, अगर मुझसे कोई काम है तो बताओ। मैंने कहा मैं फलां बस्ती से आया हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने मामू के साथ जहाँ से गुजरा तो जनाब से हमारा वास्ता पड़ गया था। उन्होंने हमें चावल खाने को दिए थे और सवारी के लिए गधा भी दिया था, जो कि लंबा हो गया था और बाद में वो गायब भी हो गया था। हम नीचे गिर गए और मैंने उनकी शादी भी देखी थी। अब मैं तसल्ली करने आया हूँ कि क्या वाकई इस बाग में जनात रहते हैं। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा बोला, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। बाग के इस हिस्से में जनात का बसेरा है। मैं इस अरसे से इस बाग में रहता हूँ और इस तरह के कई नज़ारे देख चुका हूँ। इसके साथ ही बूढ़े की आंखें सुर्ख होना शुरू हो गईं और वो झूमने लगा। झूमते झूमते उसने चारपाई के करीब पड़ा हुआ गड़ा उठाकर मेरे चेहरे पर दे मारा, जो मेरी दाएं आंख के करीब लगा और टूट गया। भटका लगने से मेरी जल्द फट गई थी और जहम से खून बहना शुरू हो गया था। शायद इस पर जिन्न आ गया था। फिर बूढ़ा झूमते झूमते चारपाई से नीचे गिर गया। इतने में सामने से औरत भागती हुई आई और बोली, हाय मेरे मियाँ पर जिन्न आ गया, ए लड़के भाग जा यहाँ से। मैं फौरन बाग से बाहर निकल आया और मामू के पास पहुंचा। वो मेरा होनोलोदा चेहरा देखकर घबरा गए। पास ही खेतों को सराब करने वाली नाली में से पानी बह रहा था। मैंने इस पानी से चेहरा साफ किया। मामू ने थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के मुझे दिया कि मैं इसको बांध लूं ताकि खून बहना बंद हो जाए। मैंने मामू को सारी बात बताई और हम वहां से रवाना हो गए। मामू ने कहा कि इस बूढ़े पर जब जिन आ गया था तो तुम फौरन वहां से चले आते। मैंने मामू से कहा कि मैंने जैसे ही इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से निकलता उसने मुझे गड़ा दे मारा। मामू ने कहा, अब ये बात किसी को मत बताना। फिर हम चलते हुए अड्डे पर पहुंचे और बस का इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे बाद रहीम यारहान की तरफ से बस आ गई और मैं बस में सवार हो गया। इस तरह हमें अपने शहर पहुंच जाना था। इस वाक़े को एक लंबा अरसा हो गया है और इसी कहानी की सच्चाई की बड़ी निशानी अब मेरे चेहरे पर दाग की सूरत में मौजूद है। इसके साथ एक दूसरा वाक़या भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहाड़ और सहरा ये अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए होते हैं। बहुत सी महलूक़ात का ये मस्कन भी होते हैं। कभी सर्दियों की रातों में पहाड़ों में गाड़ी रोककर गाड़ी से नीचे उतरकर इस खामोशी को महसूस करें। आपको लगेगा कि अभी भी यहाँ चहल पहल थी, जो आपके आ जाने से रुक गई है। जैसे सब खामोश हो गए हों और आपके जाने के मुंतज़िर, और आपके जाने के बाद सब मोल पर आ जाएगा। कभी गर्मियों की चांदनी रातों में सहरा में जाएं, वहाँ पड़ाव करें। रात के किसी पहर आपको लोगों को बोलने की आवाज़ें, या जेवरात, या लोहे की आवाज़, जर्दे की खुशबू, या कुछ अजीब सा एहसास, इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने सुनने को ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ इस अमलियात के फील्ड में आने से पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आते रहे हैं। इनमें से एक वाक़या आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आप सबकी पुरखलूस मोहब्बतों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वाक़े की तरफ आता हूँ। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा क्लास फेलो आमिर, उसने 2004 में हैबर कार ली। इन दिनों पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस आम हो चुकी थी। सुबह के वक्त मुझे उसकी कॉल आई कि तैयार रहो, मौसम बारिश वाला है, शहर के साथ सहरा में चल रहे हैं। हम दोनों उस वक्त ग्रेजुएशन कर चुके थे। खैर कुछ देर तक वो अपने 3 कज़न के हमरा मेरे पास था। नाश्ता चाय से फारग होकर हम रवाना हो गए। मौसम सर्द था। दिसंबर की बेमौसमी बारिश ने हनकी बढ़ा दी थी। हमारे शहर से बाहर जनूब की तरफ निकलते ही रेगिस्तान के टीले शुरू हो जाते थे। हम जिस इलाके की तरफ जाने लगे थे, इस इलाके का नाम जाम सिरा था। हम सब पहली मर्तबा वहाँ जा रहे थे। तय यही पाया था कि रास्ता तो मालूम नहीं, मगर पूछते पूछते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आमिर की मालूमात के मुताबिक जाम सिरा में होत बलोच
पन्नों सस्ती पन्नों की औलाद रहती है और आज भी उनका जरिया माश ऊँट हैं जिनकी वो परवरिश करते हैं और उनका दूध शहर तक पहुंचाते हैं। जामसरा शहर से तकरीबन 50 मील दूर बिल्कुल टेलों में छुपा हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी और तेज हवा भी। गाड़ी के शीशे चढ़ाए हीटर की गर्म हवा से महफूज होते हम होश गप्पों में मसरूफ थे। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द बस टीलों के अलावा कोई दरख्त या आबादी ना थी। सफ़र जारी था कि आगे आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। आगे रास्ता बंद था। चेक पोस्ट पर मौजूद आर्मी के जवान ने हमें रोक लिया और इस बरसती बारिश और मौसम में इधर जाने की वजह पूछी और कहा कि आगे बॉर्डर एरिया है और आपका जाना ममनू है। हमने बताया कि हमने जामसरा जाना है। उसने बताया कि जामसरा जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ आए हैं। उसने ये भी कहा कि वापस जाएं और 6-7 किलोमीटर के बाद बाएं साइड पर एक कच्ची सड़क मुड़ेगी, वो सीधा जामसरा जाती है। हमने शुक्रिया कहकर गाड़ी वापस मोड़ ली। अब सारी तवज्जो सड़क के बाएं तरफ थी। बारिश तेज हो चुकी थी और गाड़ी का वाइपर बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद हम जामसरा जाने वाली सड़क के मोड़ तक पहुंच चुके थे। गाड़ी को पुख्ता सड़क से कच्ची सड़क पर जैसे आमर ने उतारा, उसका एक कज़न शाहनवाज बोला, रेतला और कच्चा रास्ता है, क्या गाड़ी आसानी से ये रास्ता तय कर पाएगी? आमर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि बड़ी आसानी से कर लेगी। नहीं तो तुम साथ हो, जहां रुक जाएगी तुम धक्का लगा देना। यूं ही गपशप में सफ़र जारी रहा। कई मोड़ आए और जहां रास्ता 2 या 3 सिमत जाता था और समझ ना आती थी कि किधर मुड़े, या इस वीराने और इस मौसम में इंसान तो दूर कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। किस से सही सिमत पूछे, बस सड़क के अंदाजे से गाड़ी इसी सिमत लगा देती। बारिश की वजह से रेतली जमीन पुख्ता सड़क से भी ज्यादा हमवार और मजबूत हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड बारिश की वजह से नॉर्मल थी। आमर के मालूमात के मुताबिक इस रास्ते पर 3 रंडेर आएंगे, फिर जामसरा गांव आएगा। आप में से जो लोग रेतले इलाके सफ़र कर चुके हैं वो रंडेर खिता से बखूबी वाकिफ होंगे। ये वो ज़मीन होती है जो कुदरती तौर पर टीलों से खाली होती है और कई 100 किलोमीटर तक भी बाज़ औक़ात फैली होती है और इतनी मजबूत और ठोस कि जहाज़ भी वहाँ उतार दें तो ना टूटे। हम दूसरा रंडेर क्रॉस कर चुके थे। बारिश की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे टीले थे। सामने काफ़ी ऊंचा टीला था और इससे पहले एक सड़क दाएं और एक बाएं मुड़ रही थी। मोड़ पे दुरुस्त सिमत मोड़ने के लिए आमर ने गाड़ी की रफ्तार मजीद आहिस्ता की तो बाएं तरफ का मंजर बता रहा था कि सामने बाजार है। आमर ने गाड़ी बाएं सिमत मोड़ दी। तकरीबन 10-15 दुकानें होंगी। बाजार में दुकानें खुली थी मगर बारिश की वजह से कोई गाहक नजर नहीं आ रहा था। पहली दुकान पर आमर ने गाड़ी रोक दी। दुकान सादा सी थी। एक लंबा तिरंगा आदमी दुकान के सामने बने छपरे के साय में जलेबियां बना रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके आमर ने कहा कि चाचा ये जाम से रहा है। इस बंदे ने अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आकर कहा कहा नहीं, वो कुछ मिनटों के सफ़र के बाद आएगा। आमर ने शुक्रिया कहकर गाड़ी आगे रवाना कर दी। दाएं बाएं देखने पर पता चला कि ज़्यादा दुकानें मिठाई वालों की हैं और दुकानों के पीछे कई मकान भी बने हुए हैं और दुकानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। 1 मिनट बाद दुकानें और आबादी पीछे रहेगी। आमर का कज़न शाहनवाज बोला, यार रुक कर चाय पी लेते हैं। आमर ने कहा, बस मंजिल पास है, वहीं बैठकर पीते हैं। आगे 2 रास्ते थे। आमर ने दाएं साइड पर सड़क के हिसाब से गाड़ी मोड़ दी। 10 मिनट सफ़र करके सामने वही बाजार और दुकानें फिर आ गईं जो पीछे छोड़कर गए थे। हम हैरान थे। आमिर हंस पड़ा और बोला, लगता है सड़क घूम कर इधर ही वापस आती है। इतनी देर में हम पहले दुकान के आगे से गुजरे। दुकानदार ने हमें देखकर इशारा किया। आमिर ने उसको इशारा करते देखकर गाड़ी ना रोकी और कहा, यार जानता हूँ सड़क घूम कर इधर ही आ जाती है। दुकानें क्रॉस करके आगे मोड़ पर पहुंचकर आमिर ने गाड़ी बाएं तरफ मोड़ दी और रफ्तार तेज कर दी। कोई 15-20 मिनट के सफ़र के बाद
घूम घुमा कर हम वापस इसी बाजार में आ निकले। इस बार हम सब अमर पर गुस्सा भी कर रहे थे कि रुक के अच्छे तरीके से एक ही बार क्यों नहीं रास्ता समझ लेते। अमर ने गाड़ी इसी दुकान पर रोक दी। दुकानदार अब भी अपना काम में मसरूफ जलेबियां निकाल रहा था। आमर और मैं उतरकर दुकानदार के पास गए और उसे सलाम किया। उसने मुस्कुराहट से सलाम का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें वापस आता देख कर समझ गया था कि गोल चक्कर खाकर तुम वापस आ गए हो, इसलिए इशारा कर दिया था मगर तुम रुके नहीं। हमें काफ़ी देर हो गई है, मौसम खराब है और हमने वापस भी जाना है, तो आप रास्ता समझा दें। तो वो हंस दिया और बोला, खैर तुम्हारी मर्जी, अब ना दाएं मुड़ना ना बाएं, सीधा जाना। हमने कहा, मगर सीधा तो कोई रास्ता नहीं जा रहा। तो वो बोला, जा रहा है मगर तुमने गौर नहीं किया। ये कहकर उसने हमारे पीछे देखा और बोला, बस जाओ अब। हमने पीछे देखा तो सामने वाला दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हमारी तरफ देख रहा था। हम वापस गाड़ी में आ बैठे और रवाना हो गए और मोड़ पर पहुंचे तो वाकई मोड़ पर मौजूद टीले के पीछे एक रास्ता निकल रहा था। हम इस रास्ते पर हो लिए आगे रणडेर शुरू हो गया और 5 मिनट बाद हमें सामने होंठ खड़े नजर आए, जो कि 100-200 से ज़्यादा होंगे। 40-50 कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल जामसिरा बस्ती हमारे सामने थी। बेलाहर हम जामसिरा पहुंच गए थे। वहां ऊँटों के पास एक लकड़ी और तिनकों से बनी हुई झोंपड़ी में दो बंदे बैठे हमारी तरफ देख रहे थे। हमने गाड़ी वहीं रोकी और उतरकर उनसे जा मिले। थोड़ी देर तक हम यूसुफ खान नामी बंदे के मकान में बैठे सामने रखी हुई आग और ऊँटनी के गर्म दूध से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जामसिरा वाले बहुत मेहमान नवाज थे। काफ़ी लोग हमें आकर मिले। हमें ऊँट के गोश्त का खाना खिलाया गया। खाना सादा था मगर मज़ेदार था। चाय के लिए उन्होंने माजरत की कि वो चाय नहीं पीते। उसके बदले ऊँटनी का दूध पिलाया गया। बहुत गप्पें लगाई गई। असर होने वाली थी। हमने इजाज़त मांगी। कुछ देर के इसरार के बाद हमें जाने की इजाज़त मिल गई। शाहनवाज बोला, आपकी ये मेहमान नवाजी याद रहेगी। सब अच्छा था, बस चाय नहीं मिली। आज की चाय उदार रही, मगर मैं इस मौसम में चाय पिए बिना नहीं जाऊंगा। आगे जो 5 मिनट बाद बाजार है वहां से तो लाजमी मिल जाएगी ना। शाहनवाज की बात सुनकर यूसुफ खान ने कहा, कौन सा बाजार? मैंने कहा, वो जो 5 मिनट के सफ़र पर है। इधर से आते रणडेर के शुरू में एक छोटी सी बस्ती है। यूसुफ खान बोला, नहीं अदा, यहाँ कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बस्ती नहीं, और जिस जगह का तुम कह रहे हो वो तो 3 रास्तों वाला मोड़ है, और वहाँ कोई बाजार तो क्या, एक दुकान भी नहीं, सुनसान जगह है। वो बिल्कुल इस जगह से गुजरते हुए अक्सर हमारे ऊँट भाग पड़ते हैं, और हमारे यहाँ इस जगह को बारी असेबी समझा जाता है। हम सब हैरानी से यूसुफ की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जाफर बोला, यूसुफ खान डरो नहीं, हम आ जाते हुए वहाँ रुके रहे हैं और रुक कर तुम्हारी बस्ती का रास्ता भी पूछा है। यूसुफ खान बोला, भाई मुझे क्या ज़रूरत है मजाक की, सच में वहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमने हैरानी और पेशानी से उनको अलविदा सलाम किया और रवाना हो गए। जामसिर आबादी से निकलते ही शाह नवाज बोला, मजाक कर रहे थे और तुम लोग डर गए। आमर तुम गाड़ी रोकना, बाजार चाय पीकर ही जाऊंगा मैं आगे। अजीब सी कैफियत में हम रणीर तक पहुंच गए। बारिश अभी भी जारी थी। गाड़ी में खामोशी थी। बस वाइपर की आवाज़ आ रही थी। रणीर खत्म हो और अब सामने टेले वाला मोड़ था। हम सब खामोश धड़कते दिल के साथ यूसुफ खान की बात झूठी होने के मुंतज़िर। टीला आया और गाड़ी ने मोड़ काटा। जाफर ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई बाजार था, ना कोई आबादी, ना कोई दुकान। हैरत से हम सब की बोलती बंद हो गई। मैं हैरान और परेशान था, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने खुद यहाँ रुककर दुकानदार से बात की थी। बाजार में और भी दुकानें देखी थी। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शाहनवाज ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो देखो। सब ने शाहनवाज को देखकर इधर देखा जहां शाहनवाज ने इशारा किया था। शाहनवाज की साइड पर बाहर सड़क के साथ टेले पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर चाय की
केतली और कप पड़े थे। आमर ने गाड़ी को स्पीड दे दी थी। हम मुड़ मुड़ कर वापस देख रहे थे। बारिश की वजह से पिछले शीशे पे धुंधलाहट बहुत ज्यादा थी, इसलिए पीछे का मंजर देख पाना नामुमकिन था। वो रास्ता कैसे तय पाया, रणडीर कैसे गुजरे, कब रेतली जमीन खत्म हुई और पक्की सड़क शुरू हुई, कोई अंदाजा ना था। बस यही दुआ थी कि अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत फरमाए। पक्की सड़क पर आकर आमिर ने गाड़ी की स्पीड बहुत हद तक बढ़ा दी थी। शहर आकर हम सब ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ अरसा बाद ये वाक़या दिमाग में अपना खौफ पैदा करता रहा। बाद में बस वाक़े की हद तक और याद बनकर रह गया। कुछ दिन पहले आमर अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आया था। खाना खाकर चाय पीते हुए मैंने कहा, यार तेरी हैबर और जामसरा बहुत याद आता है, और हम दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों आप बताइए आपको दोनों स्टोरियाँ कैसी लगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आप दोस्तों के साथ स्टोरीज़ का सिलसिला जुड़ा रहे। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।